उसके बाद में कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, पिछले महीने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा रहा है, देश के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा चल रहा है, ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और ऐसे यहाँ पर महीनों के साथ साथ जो हमारे ईयर्स होते हैं, साल के बीच में भी कंपैरिजन किया जाता है। तो इस वाले आर्टिकल में समझाया गया है कि जो अब की बार का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि 2022-23 के अंदर में जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार के अंदर में जो भारत को घाटा हो रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ रहा है जितना इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट मतलब हम बहुत सारा सामान अपने देश में मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं बाहर से, और बहुत सारा इंडियन करेंसी बाहर जा रहा है, ठीक है, पैसा खर्च रहे हैं। और जो जबकि जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा होना चाहिए था। एक्सपोर्ट यानी कि हम लोग सामान बहुत सारा बाहर बेच रहे होते हैं और वहां से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन कर रहे होते हैं, कमाई कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से इंपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको पता है यही कंडीशन हमारी ट्रेड डेफिसिट वाली कहलाती है, जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट बढ़ जाए, इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अब की बार साल 2022-23 के अंदर में जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो हम लोगों ने बाहर सामान बेचा है, वो लगभग 6% से ग्रो किया है, जबकि इंपोर्ट हमारा 16.5% से ग्रो किया, यानी कि अभी भी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा होगा। इवन मेंशन किया गया है कि 2022 और 2023 को जब आप लोग कंपेयर करोगे तो 2022 के मुकाबले 2023 में जो ये डेफिसिट है, जो ये घाटा है, वो अब की बार और बढ़ता हुआ नजर आया है। यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वाले ग्राफ को समझना होगा। इस ग्राफ में जो ये ब्लू कलर का बार है और रेड कलर का बार है, ये क्या डोनेट करते हैं, सॉरी, ये क्या डिनोट करते हैं? तो जो ब्लू कलर का बार है, ये डिनोट करता है साल 2022 को, ठीक है, ये साल 2022 को दर्शाता है। और जो लाल कलर वाला बार आपको दिख रहा है 2023 को दर्शाता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, फिर बात करेंगे डेफिसिट की, यानी कि कितनी कमी निकल कर आ रही है। तो अगर आप साल 2022 को देखोगे तो साल 2022 में लगभग $422 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया था। ये सामान हम लोगों ने इतने अमाउंट तक का बेचा था, ठीक है। इंपोर्ट कितना किया था? और इंपोर्ट किया था हम लोगों ने साल 2022 में 613, यानी कि 613.05 बिलियन डॉलर्स का। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट जो है वो हमारा थोड़ा कम था 2022 में, इंपोर्ट थोड़ा ज्यादा था। अब यहां पर 613 में से 422 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 191.05, यानी कि आगे 0.5 भी लगा है ना, तो वो पूरा अमाउंट हमने लिया है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है। तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा, यानी कि साल 2022 में जो हम लोग को घाटा हुआ है अपने व्यापार में, वो लगभग 191.05 बिलियन डॉलर्स का देखने को मिला था, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ट्रेड डेफिसिट? पता चल गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दो, आपका ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया। तो ये था साल 2022 का। तो साल 2022 में व्यापार में घाटा कितना हुआ? 191.05 बिलियन डॉलर्स का। अब बात आती है साल 2023 की। तो साल 2023 लाल कलर वाली जो बार है वो दर्शाती हैं। तो साल 2023 में जो एक्सपोर्ट हुआ था वो लगभग 447.46 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। इतने बिलियन डॉलर्स तक का हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट किया। उसके बाद में इंपोर्ट कितना किया था? 714.24 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि अगेन 2023 के अंदर भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम रहा और इंपोर्ट थोड़ा ज्यादा हो गया। आप इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दो, 714 में से 447 माइनस कर दो, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो 266 आ जाएगा, 266, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि 2022 में हमारे व्यापार में कितना डेफिसिट आ रहा था? 191। 2023 में कितना डेफिसिट आया, कितनी कमी आई व्यापार में? 266 बिलियन डॉलर्स की, यानी कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर में जो ये व्यापार में डेफिसिट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। सिंपल, इसमें और कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। बस खाली फॉर्मूला ध्यान रखना। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो अमाउंट आएगा वो आपका ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग देखना, इसको जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो बीबीसी का नाम तो आपने पिछले कुछ समय पर बहुत ज्यादा सुन लिया है, बीच में डॉक्यूमेंट्री की वजह से काफी कंट्रोवर्सी में आ गया था बीबीसी। तो बीबीसी फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो थ्रू फंडिंग है ना, वो यहाँ पर इस बीबीसी को मिलती है, और उसी फंडिंग के माध्यम से यहाँ पर बीबीसी जो है रन कर रहा है दुनिया भर में। तो बीबीसी हिंदी भी यानी कि इंडिया में रन करता हुआ नजर आएगा। तो हुआ यहाँ पर यह है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्या होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आगे मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने यहाँ पर बीबीसी के ऊपर इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी है। बोला यह जा रहा है कि बीबीसी ने जो फेमा एक्ट है इसका वॉयलेशन किया है। फेमा एक्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है बीबीसी के थ्रू, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी गई है। इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीबीसी किए गए, और जो खासकर बीबीसी का जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस मतलब बाहर से बहुत सारा पैसा आता है, तो बोले को बहुत सारा पैसा आ तो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं पे किया जा रहा है, तो ठीक है, ये मेंशन किया गया। तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का भी यहाँ पर एक इशू देखने को मिल रहा है बीबीसी के ऊपर। ये चार्ट, तो यहाँ पर इनकम दिखाई जा रही है बीबीसी के थ्रू कि इंडिया से यहाँ पर इतनी इनकम है, इतना प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, जिसके चक्कर में जो बीबीसी है वो कहीं ना कहीं ईडी के स्कैनर के अंडर में आ चुका है। ईडी यहाँ पर अब उसके ऊपर शिकंजा कसे हुए है, ठीक है। तो ये तो आपने करंट इशू पढ़ लिया। ये एग्जामिनेशन में आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने बस खाली ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो फेमा एक्ट के बारे में बोला गया ना कि फेमा एक्ट का वॉयलेशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है? देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन मकसद है पैसों से संबंधित कोई भी बड़े बड़े जो इशू होते हैं, घोटाले होते हैं, उनको देखने का यहाँ पर ये काम करता है। ये कौन सी बॉडी के अंदर में काम करता है? ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करता है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब पूछा जाएगा कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता है, तो हमारे जो मंत्रालय होते हैं ना, उनके अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो हमारा जो ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम करता है। डिपार्टमेंट जब पूछा जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री जब पूछा जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब देखो, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शुरुआत होती है 1 मई 1956 से। तो 1 मई 1956 में जब इसको लाया गया ना, तो नाम इसका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था, उस समय पर इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। फिर क्या होता है, धीरे धीरे चल के यहाँ पर इसका नाम बदल दिया जाता है, यानी कि अगले साल ही 1956 में जब ये बॉडी आई तब नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। 1957 में अगले साल इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम है 2 लॉज को
फॉलो करना। पहला है फेमा एक्ट, जिसकी चर्चा अभी हम ऊपर कर भी रहे थे, बीबीसी को फेमा एक्ट के तहत यहाँ पर धर लिया गया है। तो फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 का एक्ट है ये। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये एक्ट का जो नाम है वही आपको बताता है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का जब भी यहाँ पर कोई इशू आएगा, फॉरेन एक्सचेंज के मामले में जब भी कोई वोलेशन होगा, तब यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंटर करेगा और यहाँ पर उस मामले को देखेगा। या फिर कोई मामला है पीएमएलए का, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस वाले एक्ट का यूज करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। मनी लॉन्ड्रिंग का आपको मतलब पता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जब कोई इंसान ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो उसको रोकने का काम भी ईडी करता है इन दो लॉज का यूज करके। बात क्लियर हो गई? चलो आगे। चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए, मुस्लिम्स कोटा निक्स्ट मतलब खत्म कर दिया यूजिंग फॉल्स असम्पशन से सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली एक ओरल ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब जुबानी तरीके से जज साहब ने ही बोला है, लिखन में नहीं बोला, क्योंकि जब कोई चीज़ लिख दी जाती है जज साहब के द्वारा, वो उसका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ओरल ऑब्जर्वेशन किया है कि भाई कर्नाटका के अंदर जो 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको स्क्रैप कर दिया गया 27 तारीख को, और वो जो रिजर्वेशन है आधा आधा बांट दिया गया वोकलिंग और लिंगायत कास्ट के अंदर, मतलब पूरा ही खत्म कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको खत्म करने से पहले सरकार ने किसी तरह कोई कमीशन नहीं बनाया, किसी तरह की कोई स्टडी नहीं किया, ओवरनाइट उस रिजर्वेशन को खत्म करके बांट दिया। तो सीधी सी बात है, और मतलब इलेक्शन से जस्ट पहले। तो ये तो पॉलिटिकल मूव है, साफ साफ दिख रहा है, अंधे आदमी को भी दिख रहा है कि भैया साफ साफ ये पॉलिटिकल मूव है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी कह रहे हैं। जज साहब का ये कहना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है कर्नाटका में, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मोस्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बेसिकली जो मोस्ट बैकवर्ड से थोड़ा सा पीछे है, मतलब उनका ये कहना है कि मुस्लिम्स हैव बीन ट्रीटेड एज मोर बैकवर्ड कम्युनिटी, दे आर सैंडविच्ड समवेयर बिटवीन मोस्ट बैकवर्ड एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। मतलब ना तो मोस्ट बैकवर्ड है ना ही वो बैकवर्ड है, बीच में कहीं आते हैं, इसलिए वो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। और ये एज रिजर्वेशन ऐसा तो नहीं हो पे अभी 1-2 साल पहले था, बहुत सालों से मुस्लिम रिजर्वेशन चल रहा है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस, नॉट ओनली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बट सोशल बैकवर्डनेस ऑल्सो। तो इसलिए वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हो गई। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एडमिशंस वगैरह का प्रोसीजर भी चलता है ना, बच्चे स्कूल से पास आउट होते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए कोई डायरेक्शंस वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है इंस्टीट्यूशंस वगैरह को। एक यहाँ पे उन्होंने जज साहब ने बड़ी बात बोली है। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ों ने बोली है कि मैं एम्पिरिकल डेटा नहीं सरकार ने दिखाया है कोई भी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भाई अभी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, अभी वो कहाँ पे आ जाएंगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आएंगी, क्योंकि आपने कोटा तुमसे ले लिया। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किन को दिया जाता है, जहाँ पे ये इमेजिन किया जाता है दैट दे आर सोशली फॉरवर्ड, उनको ही दिया जाता है ना। और भाई यहाँ पे 8 लाख का क्राइटेरिया है, समझ रहे हो? 8 लाख इंडिया में कितने लोगों की इनकम होती है यार? 90% लोग तो वैसे ही बैकवर्डनेस में चले गए। आपने 8 लाख का इनकम, 8 लाख इनकम समझते हो ना, बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। 70-75 हज़ार रुपए आपकी सैलरी होती है भाई, तब जाके जो है आप 8 लाख इनकम कैटेगरी में आते हो। तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के ने यही ऑब्जर्व किया कि भाई ये ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी हो सकता है जिस तरह से जज साहब ने बोला है, फ्यूचर में हो सकता है इसको रिजेक्ट भी कर दें ये प्रपोजल को। खैर, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग डीओपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसने एससी स्टेटस के लिए और जो कन्वर्जन्स होते हैं, दलित कन्वर्जन्स होते हैं क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में खासकर, ये इन्होंने बोला है, दिया गया है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो कन्वर्जन होता है, दलित अगर कोई पर्सन है और अगर वो कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, तो उसका जो एससी का स्टेटस है वो नहीं दिया जाता। एसटी का स्टेटस को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एससी स्टेटस की बात हो रही है, ठीक है। ओबीसी को भी एसएस कोई खास लेना देना नहीं है। तो डीओपीटी का ब्रोशर क्या कहता है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अ पर्सन शैल बी held to be a member of SC or ST if he belongs to a caste or a tribe which has been declared as such। अगर किसी कास्ट को डिक्लेयर किया गया है एससी और एसटी, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू सिख शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। हिंदू, सिख और बाद में इसमें बुद्धिस्ट भी जोड़ दिया गया 1990s के अंदर। इसके अलावा किसी भी तीसरे रिलीजन को हम लोग एससीज नहीं मानेंगे, मतलब मुस्लिम्स के अंदर एससीज नहीं होते हैं, सिर्फ 3 रिलीजन के अंदर होते हैं, हिंदूज, सिख जो कि 1956 में ऐड किया गया, और बुद्धिस्ट जो कि 1990s में ऐड किया गया। और इन्होंने क्या कहा, further a person belonging to SC or ST will continue to be deemed as such irrespective of his marriage to the non scheduled caste or the scheduled tribe। मतलब अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी जनरल कैटेगरी में शादी हो जाती है, यू आर स्टिल कंसिडर्ड एज एन SC STs बिकॉज यू आर बोर्न, आपका जन्म ही SC STs में हुआ। तो ये तो इन्होंने यहाँ पे कहा, however a convert or reconvert to Hinduism and Sikhism shall be accepted as a member of the SC if he has been received back and accepted as a member of the concerned SC। अगर आप पहले मान लो दलित थे, आप जो है आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, तो आपका इस चीज़ का स्टेटस गया। अब दोबारा से अगर हिंदुइज्म या सिखिज्म में आते हो, तो आपके स्टेटस को दोबारा से रिवोक यहाँ पे किया जा सकता है। नो सच रिलीजन बेस्ड बार हाउएवर ऑपरेट ऑन एससी एसटीज एंड ओबीसी। ओबीसी और एसटीज में रिलीजन का कोई खास लेना देना नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे सिर्फ बार एससीज की हो रही है। अब बात आती है इंटरकास्ट मैरिज की, वहाँ पे क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज में जो बच्चा होता है उसका क्या कास्ट यहाँ पे होगा। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जो बच्चे की जो कास्ट होती है यूजली वो फादर वाली कास्ट होती है। कास्ट सर्टिफिकेट में जो है फादर की कास्ट ही होती है, और वो दोनों तो केस में है। अगर कोई जनरल कैटेगरी की अगर लोग लड़की है, अगर वो दलित से शादी कर लेती है, तो उसका भी जो है बच्चा जो पैदा होगा दलित कास्ट से होगा, और एंड वाइस वर्सा। हाउएवर कोर्ट हैव टेकन नोट ऑफ द सराउंडिंग इन विच द चाइल्ड वाज ब्रॉट अप। ठीक है, किसी किसी केस में वो चेंज हो सकता है,
केस टू केस वेरी करता है। अब मान लो यार किसी एक दलित लड़की ने जो है एक ब्राह्मण से शादी कर ली, उनका जो बच्चा हुआ, तो डेफ़िनिटली वो ब्राह्मण ही होगा क्योंकि फादर वाली कास्ट कंसिडर करी जाएगी। बट अगर शादी मतलब बच्चा पैदा होने से पहले उनका डिवोर्स हो गया या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उनका डिवोर्स हो गया और उसको उसकी उसकी सिर्फ़ मदर ने ही पाला-पोसा है, उस केस में उसकी कास्ट को दलित किया जा सकता है केस टू केस बेसिस पे, वो वैरी करता है। हालाँकि रमेश भाई दभाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा-सा इसके लिए कुछ बोला था कि इंटर कास्ट मैरिज में मदर की कास्ट को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो बहुत प्रैक्टिस में जो है उसको नहीं किया जाता है। इवन 2008 के अंदर और 2006 के अंदर भी प्रपोजल आया है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि यार वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी कास्ट कंटिन्यू करना चाहता है। हालांकि इसको भी अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बट फिलहाल स्टेटस यही है कि फादर की कास्ट को कंसिडर किया जाता है और किसी एक्सट्रीम केस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, मदर की कास्ट को भी किया जा सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग? देखिए यार, एक तो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना? आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, आप उन कंपनीज के शेयर परचेज करते हो जो कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं। आप उनके शेयर परचेज करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, पैसा कमाते हो, इन्वेस्टमेंट है वो आपकी, राइट? इंट्राडे भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, डिपेंड करता है। वो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। एक होती है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग एक इन्फॉर्मल ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हो, जिसमें आप शेयर्स परचेज नहीं करते हो। बेसिकली इट्स अ गैम्बलिंग। जैसे मैच के दौरान लोग करते हैं कई बार कि अच्छा बताओ इस ओवर में कितने रन बनेंगे। अगर इस ओवर में 10 रन मान लो 10 रन का टारगेट रखा गया और अगर 10 रन की बजाय 20 अगर रन बन गए ओवर के अंदर, तो आप उसको 10 रुपए दोगे क्योंकि आप हार गए। अगर 10 रन का जो बेस लाइन है, अगर 5 रन बने तो आपको 5 रुपए मिलेंगे क्योंकि आपके बेस लाइन से कम बने। तो इट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो 1000 रुपये फिक्स कर दिया गया, ये बेस लाइन है। अगर उस कंपनी का शेयर 1500 रुपये चला जाता है तो इसका मतलब आप 550 रुपये 500 रुपये जीत गए, और अगर 500 रुपये चला जाता है तो आप 500 रुपये हार गए। तो ये गैमलिंग है बेसिकली, ये ट्रेडिंग नहीं है, और इसको ही कहा जाता है डब्बा ट्रेडिंग, यानी कि बॉक्स ट्रेडिंग। और आजकल कुछ मोबाइल ऐप्स वगैरह भी आते हैं जिसके अंदर डब्बा ट्रेडिंग होती है। अब ये जो डब्बा ट्रेडिंग होती है, ये हमारे सेबी के रेगुलेशन से तो कंप्लीटली बाहर होती है। इसके अंदर जो पैसा वगैरह कमाया जाता है वो भी पूरा कैश के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, और सीधी सी बात है भाई, कैश के अंदर होगी, डीडी के अंदर होगी, तो नॉर्मल बैंकिंग के थ्रू आप नहीं जाओगे। बट ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इससे टैक्सेशन से बच जाते हो आप। देखो रिस्की तो है ही भाई, है ना? ऑफ कोर्स वो तो है। लेकिन क्योंकि आप रेगुलर बैंकिंग से नहीं जाते हो, आप रेगुलर रेगुलेटरी बॉडी से के थ्रू नहीं जाते हो, तो टैक्सेशन आप अवॉइड कर रहे हो, एंड इट में आल्सो क्रिएट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी खूब इन्वॉल्व होता है और सरकार को तो नुकसान खैर यहाँ पे होता ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आप हार गए, कुछ 2-4 लाख रुपए आप हार गए, तो रिकवरी एजेंट्स जो है आपके घर पे आएँगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपके सारे घर का सामान लेके चले जाएँगे। तो यानी कि आपको कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं है अगर आपकी पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाती है। और कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा जीत जाते हो, तो आपकी पेमेंट को बेसिकली रोक भी दिया जाता है। आपकी पेमेंट नहीं देता है वो आदमी, अगले वाला। आप उसको क्या ही उखाड़ लोगे भाई, क्या कर लोगे आप उसका? क्योंकि कुछ रेगुलेशन तो नहीं है यहाँ पे, पुलिस प्रोटेक्शन तो नहीं है। और ये इल्लीगल भी डिक्लेयर किया गया डब्बा ट्रेडिंग को। सेक्शन 31 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसमें 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और 25 करोड़ रुपए तक का फाइन भी इसमें हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डब्बा ट्रेडिंग, दिस इज़ इन्फॉर्मल ट्रेडिंग, ठीक है? इसको सेबी वगैरह कोई रेगुलेट इसको नहीं करता है। दोज़ क्रिटिसाइजिंग मुद्रा स्कीम डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस स्कीम, ये थोड़ा-सा मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जो चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा था, देखिए मुद्रा लोन के अंदर जो मिनिमम लोन दिया जाता है वो आपका 50,000 से शुरू होता है, और इंडिया में करोड़ों महिलाओं ने ये लोन लिया हुआ है, मुद्रा लोन, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। तो चिदम्बरम साहब ने ट्वीट करके ये कहा था कि यार आज के टाइम में 50,000 में कौन-सा बिज़नेस शुरू होता है? तो या देखिए, मतलब चिदम्बरम साहब की हो सकता है 50,000 का वो डिनर करते हों, उनके लिए तो छोटा अमाउंट हो सकता है। लेकिन एक गरीब परिवार के लिए, एक वैसी महिला के लिए जो थोड़ा काम शुरू करना चाहती है, उसके लिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। भाई अभी देश में गरीबी है, बहुत गरीबी है। हो सकता है चिदम्बरम साहब ने वो ना देखी हो, तो उसके जवाब में जो है पीएम ने ये कहा है कि भाई देखो 50,000 अमाउंट काफ़ी होता है और करोड़ों महिलाएं इसका बेनिफिट उठा रही हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंग, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बट येस, मुद्रा योजना के बारे में वी शुड नो। 8 अप्रैल 2015 को इसको शुरू किया गया था। इसमें जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। कहाँ, कौन सी कैटेगरी में? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस में, ठीक है? और इनको कहा गया मुद्रा लोन। दीज लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ठीक है? इनके द्वारा ये दिया जाता है। मुद्रा लोन स्टैंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है? अब मुद्रा लोन को जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण। शिशु लोन होते हैं जो कि 50,000 से कम के होते हैं। किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के हो सकते हैं। तरुण लोन 5 लाख से लेके जो है आपका, मतलब देखिए आप यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 लाख, 10 लाख तक के हो सकते हैं, 5 लाख से 10 लाख तक हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया मुद्रा स्कीम के बारे में। चलिए जी। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ बोल रहे थे। एक ये प्रीलिम्स फैक्ट है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, आपको पता है हिस्ट्री से रिलेटेड और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो वो तंदू एक न्यू ईयर है, किसका न्यू ईयर है? तमिल न्यू ईयर है, प्लीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो तंदू रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या है? तो ये क्या है? न्यू ईयर है, किसका? तमिल न्यू ईयर है। तो वहां पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, और ये यहां से आप क्या करेंगे, इसको लिख कर आएंगे,
डेमोक्रेसी की बात की जाए तो एंशियंट इंडिया के अंदर में हमें डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अंदर में डेमोक्रेसी के हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि कितने पुराने हैं, आपके 1100 से 1200 साल पुराने। क्या है? 1100 से 1200 साल पुराने। तो इसलिए फैक्ट को याद रखिएगा। यहां पर एक कौन सा उथिरा म्योर लोकेशन है तमिलनाडु के अंदर में, जहां पर इंस्क्रिप्शन है किससे, 1100 साल से 1200 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। और उसके अंदर में कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, यानी कि इंस्क्रिप्शन के अंदर में क्या चीज लिखी हुई है उसके अंदर में, कि उस एरिया के अंदर में कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, कैसे रूल्स होने चाहिए। एंड अगर मान के चलिए कोई मेंबर, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर में कोई मेंबर सही से काम नहीं कर रहा, तो कैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये सारी चीजें क्या है इस इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। मैं आपको फिर समझा रहा हूं। पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी तमिल न्यू ईयर पर बोल रहे थे। तो तमिल न्यू ईयर क्या है? पुथंडू। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर में अगर देखा जाए तो ओल्डेस्ट हमें डेमोक्रेसी के क्या मिलते हैं, जगह देखने को मिलते हैं। तो वहां पर क्या उथिरा म्यूर के अंदर में एक इंस्क्रिप्शन है जो 1100 से 1200 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है, जो कहता है कि भाई कैसे लोकल बॉडी में गवर्नेंस होना चाहिए, उसके रूल्स उसमें लिखे हुए हैं। उसमें ये तक लिखा हुआ है कि मान के चलिए अगर कोई मेंबर है तो उसको डिस्क्वालीफाई कैसे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि अभी डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात चल रही है और ये जोड़ा जा रहा है कि भाई साहब डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आपको हो सकता है ये डिस्क्वालीफाई मेंबर वाली लाइन ऐड करके 1 2 लाइन करके ए और बी सी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसा मैं आपसे पूछता रहता हूं। ठीक है, क्लियर है? चलें, दैट्स इट। नेक्स्ट है न्यूट्रल नॉट पैसिव। यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आई हैं और वो काफ़ी कुछ कह रही हैं कि भाई साहब यूक्रेन की मदद किसको करनी चाहिए, इंडिया को करनी चाहिए। अब यहाँ से चीज़ समझिए कि इनके ना दो तरीके से काम करते हैं। एक ये कहेंगे भाई साहब हमें ज़रूरत भी है, एक थोड़ा सा इमोशनल भी करेंगे, थोड़ा सा धमकी भी देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ धमकियाँ कैसे, कि वर्ल्ड देख रहा है इंडिया किसका साथ दे रहा है। वर्ल्ड ने ये भी देखा कि रशिया इनकैपेबल है वेस्ट अलायंस के आगे जीतने में, ये भी कहेंगे। दूसरा पता है इन्होंने एक और बात बहुत बोली, मैंने पढ़ा था इनके इस बारे में सब कुछ। इन्होंने कहा कि रशिया से आप सारे के सारे क्या करते हो, आर्म्स परचेज करते हो, और आपने वॉर के अंदर में देख ही लिया कि रशिया के जो आर्म्स हैं अब वो काम के नहीं है। ऐसा इन्होंने बोलने की कोशिश की। यानी कि इन शॉर्ट आपको मैं समझाऊं, इस समय जो वर्ल्ड के अंदर में जो जब से शुरुआत हुई है तभी से चीज चल रही है, वो क्या चल रही है कि भारत रशिया के साथ आएगा या फिर यूक्रेन के साथ आएगा। ठीक है? अब रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ अलग अलग रीजन है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हम रशिया के अगेंस्ट में डायरेक्टली नहीं हो सकते। रीजन क्या है, हमारे मैक्सिमम 60 to 70% जो आर्म्स हैं अभी भी हम क्या रशिया से परचेज करते हैं। प्लस में रशिया हमारा ट्रस्टेड अलायंस है, ऑल वेदर फ्रेंड रहा है हमेशा से। बहुत एडवर्स सिचुएशन में, वर्स्ट कंडीशन में उसने हमारी क्या करी है, हेल्प करी है। दूसरी चीज में हम यूक्रेन, अब यूक्रेन के साथ में क्या है, पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है साथ में। यहां पर अगर आप देखेंगे कौन, यूएस इसको लीड कर रहा है। अब यूएसए के साथ में प्रेजेंट टाइम में हम क्या है, अपने रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो हमारे लिए क्या है, जितना लंबा ये वॉर चलेगी उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्या है आगे की तरफ में बढ़ता रहेगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने क्या कहा कि भाई साहब हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम क्या करेंगे, रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर क्या करेंगे, ऑयल परचेज करेंगे। इस पर भी वेस्ट हो गया या फिर यूक्रेन हो गया, उन्होंने हो हंगामा मचाया कि भाई साहब आप जब रशिया को क्या करना चाहिए, अलग थलग करना चाहिए, तब तो आप रशिया की इकोनॉमी में क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन यहां से एक चीज समझने की कोशिश करिए, इंडिया के भी अब धीरे धीरे अपने कुछ कंसर्न हैं, जैसे चाइना एंड ब्राजील। ये दोनों के दोनों पता है क्या कह रहे हैं, इस समय इन्होंने अर्जेंसी मचा रखी है किस चीज के लिए, कि हम क्या करते हैं, पीस एस्टैब्लिश करवा देते हैं दोनों के बीच में। ये देखिए मैंने कई बार आर्टिकल ये आपको पढ़ा है, ग्लोबल साउथ जब हम बात करते हैं इसकी, तो सदर्न साइड की, सदर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी कंट्रीज है उनका लीडर कौन, और उसके लिए चाइना और इंडिया के बीच में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। और अगर मान के चलिए चाइना ऐसी कोई ट्रीटी ब्रोक करवा देता है, जैसा उसने गल्फ कंट्रीज वहां पर चला गया है ना, वहां पर भी तो उसने करा दिया, ईरान और क्या नाम है, सऊदी अरेबिया की, अगर ऐसा कुछ करा दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारी ग्लोबल साउथ के लीडर वाली जो अप्रोच है या फिर उसकी जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी, हम उसको क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। ठीक है, तो इस कारण से इस समय पर देखा जाएगा। और फिर वही सारी चीज़ें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप को ही हर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर में इंपैक्ट डाल रहा है। इंडिया के ऊपर में भी इसका बहुत बुरा क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आने वाले समय में क्या है, इंडिया भी क्या कर सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस वॉर को खत्म करने में, पीस को स्टैब्लिश करने में, जो कि क्या करेगा, इंडिया की जो पोजीशन है उसको वर्ल्ड के सामने और ज़्यादा आगे रखेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम G20 के क्या है, प्रेसिडेंसी हमारे पास में, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी हमारे पास में क्या है, प्रेसिडेंसी है। ठीक है, तो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ में आगे बढ़ना, इसके अंदर में इंडिया क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। दैट्स इट, कई बार हमने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया इस समय पर G20 शंघाई कोऑपरेशन, इसलिए हमें क्या है, ग्लोबल लीडरशिप हमारे पास में है और हमें आगे की तरफ में आगे क्या है, लीड करना पड़ेगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, सारा ब्लेम रशिया के ऊपर में नहीं जाता। आप जब कह रहे हो कि रशिया से बात करो भाई साहब, इसको खत्म किया जाए, तो आप क्या कर रहे हो, उधर जो नेटो का जो अलायंस है उसको लगातार बढ़ाने में लगे हो। तो ये क्या करेगा, उसको और ज़्यादा चीज़ें बढ़ाएगा ही, ना कि कम करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है मुद्रा, मुद्रा स्कीम है। ठीक है, अभी क्या है, इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा हो हंगामा मच रहा है। जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा भाई साहब मुद्रा स्कीम के अंदर में जो लोन दिया जा रहा है वो
50K से कम दिया जा रहा है। क्या है? 50K से कम दिया जा रहा है, तो क्या होगा उसके फायदे का? तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तो और सब चीज़ों में ना उलझें, तो मुद्रा स्कीम के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और ये माइक्रो फाइनेंस का एक सिस्टम है। ये चीज़ समझिएगा, मुद्रा स्कीम के अंदर में आपको डायरेक्ट लोन, ये जो एजेंसी बनी थी मुद्रा लिमिटेड, ये डायरेक्ट आपको पैसा नहीं दे रही थी। ये चीज़ समझिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहे थे? बैंक, इंस्टीट्यूशंस, इनके थ्रू आपको पैसा दिलवा रहे थे। क्या है? इनके थ्रू पैसा कर रहे थे, यानी कि रीफाइनेंसिंग हो रही थी। रीफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम करते। प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर में 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराना, नॉन फार्म, नॉन कॉर्पोरेट और छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराना, जिसको हमने 3 कैटेगरी में रखा था। कौन सा? शिशु, जहां पर 50,000 तक का लोन मिले, किशोर जहां पर 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिले, और तरुण जहां पर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिले। क्या है? लोन मिले। अब ये आरोप लगा कि ज्यादातर जो लोन दिए गए 50,000 तक के ही लोन दिए गए, तो उन्होंने कहा भाई 50,000 रुपये में क्या मिलेगा। और प्लीज याद रखिएगा, मैं फिर आपको यही कह रहा हूं कि क्या है कि इसके अंदर में जो योजना है, इस स्कीम के अंदर में डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो मेंबर हैं, बैंक, नॉन बैंकिंग मेंबर्स, उनके थ्रू पैसा आपको दिलवाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इशू क्या है? गवर्नमेंट ये कहती है कि मुद्रा लोन से SC, ST, विमेन, माइनॉरिटी, इनको हेल्प मिली है। ये छोटे छोटे अमाउंट में लोन लेकर उन्होंने अपने बिजनेसेस को क्या किया है? शुरू किया। और जब बिजनेसेस को शुरू किया है, उसके कारण में क्या है? आत्मनिर्भर वो बन रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ना कि वो जॉब सीकर हैं, बल्कि जॉब गिवर भी हैं। और ये इकोनॉमी में क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ कभी आए तो आ जाए, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए ये वाला पर्सपेक्टिव आता है, क्योंकि बजट में मेंशन था और रिसेंटली इसके ऊपर में न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा आपको नहीं दे रही है, इस पॉइंट को जरूर नोट करके चलिएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट यहाँ से? है। हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। जो जगदम्बा तलवार है वो यूके में है, तो यूके से उस तलवार को वापस लाने के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल। शिवाजी महाराज जी की 3 तलवारें हैं, ठीक है। एक है जगदम्बा, एक है भवानी और तीसरी यहाँ पर तुलजा। तो भवानी और तुलजा ये दोनों तलवारें इंडिया के अंदर में हैं और जगदम्बा जो है ये लंदन में है। इसी तलवार को यहाँ पे वापस से लाने के ऊपर में फोकस किया गया है। तो आपने इस प्रकार से कही 2024 में होगा क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कोरोनेशन को 350 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि राज तिलक को 350 साल पूरे हो जाएंगे 2024 में। इस वजह से जाती है। और शिवाजी 4 से ये तलवार सीधा यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे एडवर्ड के पास में वो तलवार चली जाती है। और किताब के अंदर बताया गया है कि जो ये एडवर्ड थे ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये एडवर्ड इंडिया में आए थे और इंडिया में आने के बाद में यहाँ पर जो शिवाजी 4 हैं, इनसे यहाँ पर ये जो तलवार है एज अ गिफ्ट इन्होंने लिया था। यानी कि मेंशन किया जाता है किताब के अंदर में जो शिवाजी 4 हैं उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पर ये जो तलवार है वो प्रिंस ऑफ वेल्स को यानी कि एडवर्ड को दी थी। फिर उसके बाद में सवाल ये आता है, क्या किसी ने कभी कोशिश नहीं की इस तलवार को वापस से लाने के लिए? देखो, पहले कई सारे एफर्ट्स लगाए गए, खासकर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, एक फ्रीडम फाइटर, उन्होंने भी यहाँ पर देश की आज़ादी के बाद में पूरा फोकस किया था और उन्होंने भी कोशिश की थी जो तलवार है इसको वापस से लेकर आ जाए। और वो जब लंदन गए तो उन्होंने एक सूट भी फाइल की थी और उसके तहत यहाँ पर कोशिश की थी इस तलवार को वापस से लेकर आ जाए। उसके बाद में एक रखी हुई है। और जगदम्बा कहाँ पर है? सेंट जेम्स पैलेस में, यानी कि लंदन के अंदर में। तो ये महाराणा अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है उसको यहाँ पर आज कह सकते हो अनवील किया जाएगा। कहाँ पे अनवील किया जाएगा? हैदराबाद में। ठीक है, 125 फीट का BR अम्बेडकर जी का ये जो स्टैचू है ये बनाया गया है। अच्छा, कोई खास चीज़ है तो भाई आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को क्या होता है? 14 अप्रैल को यहाँ पर अम्बेडकर जयंती होती है, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि 14 अप्रैल को ही जन्म हुआ था BR अम्बेडकर जी का। अभी मैं आगे इनके करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर और इनको संविधान का निर्माता बोला जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बनाया है इन्होंने। उसके बाद मैंने जैसे बताया था इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, इस वजह से आज भी 14 अप्रैल है। आज यहाँ पर जो है अम्बेडकर जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। बात क्लियर हो गई? हर साल 14 अप्रैल को यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। तो BR अम्बेडकर जी कौन थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, प्लस यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के थिंकर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय था ना 1942 में जो एक काउंसिल था, इस काउंसिल के लेबर मेंबर भी थे, प्लस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। फिर उसके बाद में जो हमारे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। ठीक है, तो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी ये थे। उसके बाद में 1990 में 1990 में इनकी मृत्यु के बाद में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। बाकी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जो महार सत्याग्रह था उसको यहाँ पर स्टार्ट किया इन्होंने 1927 में हिंदूज के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद में जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे ये। फिर 1932 के अंदर में जो पूना पैक्ट था महात्मा गांधी जी के साथ में, वो इन्होंने यहाँ पर साइन किया ताकि जो डिप्रेस क्लास के लिए अलग से इलेक्शन की बात की जा रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की जा रही थी, उस आइडिया को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो ये इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद में इनके अगर आप आइडियोलॉजी को देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, जो स्पेशल स्टेटस था, उस स्पेशल स्टेटस को इन्होंने अपोज किया, आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में खड़े थे। प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। उसके बाद में जो आर्टिकल 32 है हमारे संविधान का, उसको यहाँ पर इन्होंने बोला सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। ये UPSC पहले पूछ चुका है कि अम्बेडकर जी ने एक आर्टिकल को बोला है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32 है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर रेजिग्नेशन और बुद्धिज्म की। देखो, आपने देखा कि यहाँ पर इनका जो पूरा
कंट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। उसके बाद में होता क्या है कि जब ये सर्व कर रहे थे ना पॉलिटिक्स में, तो होता यह है कि हिंदू कोड बिल आता है और हिंदू कोड बिल को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं, लोगों की जो थिंकिंग है काफ़ी अलग हो जाती है, काफ़ी सबको सपोर्ट करता है, कोई नहीं सपोर्ट करता, इस प्रकार के जो विवाद हैं देखने को मिल जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर जी वो कैबिनेट से रिजाइन कर देते हैं 1951 में। ठीक है, अब रिजाइन करने के बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद में जो लास्ट वक्त पर इनकी मृत्यु होती है उसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस की तरह भी ऑब्जर्व करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स इनके थ्रू स्टार्ट करे गए, जैसे मूक नायक 1920 में स्टार्ट किया गया, फिर यहाँ पर समथा, देन उसके बाद में बहिष्कृत भारत, देन उसके बाद में जनता, इस प्रकार से कई सारे जो जर्नल्स है वो यहाँ पर स्टार्ट किए। कई सारी किताब इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि एनिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल करके किताब है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बुक है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। ठीक है, ये बुक्स यहाँ पर इनके थ्रू लिखी गई। फिर उसके बाद में कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज इनके थ्रू बनाई गई हैं, जैसे बहिष्कृत हित क्रांति सभा, ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी 1923 में। उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्होंने फाउंड की थी 1936 में। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इन्होंने फाउंड किया 1942 में। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनके थ्रू बनाई गई थी। ये सारी बातें ध्यान में रखो। दोस्तों वर्ल्ड पेज पर आते हैं। वर्ल्ड पेज पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो आसियान ग्रुप है वो पूरा आसियान ग्रुप म्यांमार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। म्यांमार जो एक देश आपको देखने को मिलेगा, इसने एक हद पार कर दी है। अब हद पार करने की बात यह है कि देखो आपको पता होगा आज से 2 साल पहले म्यांमार के अंदर में मिलिट्री रूल आ चुका है। जो वहाँ की मिलिट्री उसने तख्ता पलट कर दिया था। वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, इलेक्शन चलते थे, लोग अपने हिसाब से वोट देकर सब कुछ एस्टेब्लिश करते थे, वो सब वहाँ की मिलिट्री ने खत्म कर दिया रातों रात। और खत्म करने के बाद में जितने भी लीडर्स थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन सबको यहाँ पर जेल में डाल दिया। और आज भी कोई अगर डेमोक्रेसी की बात करने के लिए खड़ा होता है तो म्यांमार की मिलिट्री उसे छोड़ती नहीं है, मार देती है। एक ऐसा देश जहाँ पर खुद के लोगों को वहाँ की खुद की मिलिट्री ही मार रही हो, तो उस देश की हालत क्या होगी आप ये समझ सकते हो। तो वही अभी हुआ है, आसियान कंट्रीज म्यांमार के खिलाफ खड़ी हुई है और कड़ी निंदा की है म्यांमार की, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने रिसेंटली म्यांमार में एयर स्ट्राइक की है, अपने ही लोगों को मारा है। 100 से ज़्यादा लोगों की, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, उनको मार दिया उसी देश की मिलिट्री ने। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर वापस से डेमोक्रेसी आ जाए, है ना, उन लोगों के पास में वोट देने का राइट हो, वोट देकर अपने हिसाब से यहाँ पर वो अपनी सरकार को बना सकें, लोगों को एक फ्रीडम मिल जाए। लेकिन क्या हुआ, म्यांमार की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक करके यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया। तो आज के समय में तो आसियान में कितने मेंबर्स हैं? तो आसियान में आप लोगों को ध्यान रखना है 10 कंट्रीज़ के मेंबर हैं और म्यांमार भी इसी का ही हिस्सा है, आसियान ग्रुप का ही पार्ट है। इसी वजह से यहाँ पर जो बाकी सारी कंट्रीज़ है वो म्यांमार के खिलाफ खड़ी हुई और इसकी निंदा की है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान का ग्रुप है, आसियान ग्रुप का हिस्सा है। यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है, इस ग्रुपिंग को लेकर ध्यान रखना। तो 10 कंट्रीज़ कैसे याद रखेंगे उसको लेकर यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है, जो कि यहाँ पर पहले भी कई सारे लोगों को पता है, बहुत पुरानी ट्रिक है। तो आसियान कंट्रीज़ को याद रखने की जो ट्रिक है ना, वो है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस से आप याद रख सकते हो। और वो कैसे याद रखा जाएगा, यहाँ पर इसको देखना। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, देन उसके बाद में एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से बर्मा यानी कि म्यांमार, म्यांमार का दूसरा नंबर मई है, देन ब्रुनाई, देन उसके बाद में सिंगापुर। यह है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। क्लियर हो गया? वाइजैक का समुद्र है और इस समुद्र में कहोगे समुद्र है ये, वाकई में हाँ, ये आपको नीली कलर की लाइट चमकती हुई नजर आ रही होगी, लोग बैठे यहाँ पर पूरी तरह से नजारा ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ये पिक्चर अपने पास जरूर डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बताया गया है। क्या बोलते हैं इसको? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस कब होता है? ये होता है बेसिकली, देखो एक ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स। इस डायनोफ्लैगेलेट्स की वजह से यहाँ पर ये बायोल्यूमिनेसेंस नजर आता है। यही जो जानवर है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तब ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, चमकते हैं, और इन्हीं के चमकने की वजह से यहाँ पर ये जो समुद्र है थोड़ा चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, बीच पर इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन करोगे तो ये एक प्रकार का एल्गाई आपको देखने को मिलेगा, जो गूगल पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ पे मेंशन किया गया है। एक प्रकार का एल्गाई है जिसको हम लोग डायनोफ्लैगेलेट्स के नाम से जानते हैं। ये आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये पानी में प्रेजेंट होता है, जब डिस्टर्ब होगा तो ये चमकेगा, ग्लो करेगा, और इसी के ग्लो करने की वजह से समुद्र भी जो है इस प्रकार से लाइटनिंग देता हुआ नजर इस वाले एडिटोरियल को। ठीक है, इसके जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि कैसे एक नेशनल पार्टी को दर्जा मिलता है, स्टेट पार्टी को दर्जा मिलता है, प्लस क्या फायदे उनको मिलते हैं। खैर आर्टिकल में केवल नेशनल पार्टी को कवर किया गया है, मैं आपको स्टेट पार्टी के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर नीचे आप देख सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो दे दिया है। अब हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर नेशनल पार्टीज की बात करेंगे तो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी हैं, नाम फटाफट सुन लेना। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एम है उसके आगे सीपीआईएम वाली। देन उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, फिर उसके बाद में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और अब आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन चुकी है, उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अभी खबर ये आती है कि कुछ और पॉलिटिकल पार्टी भी नेशनल पार्टी हुआ करती थी, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी ये नेशनल पार्टी हुआ करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नेशनल पार्टी हुआ करती थी। सीपीआईएम जो है मार्क्सिस्ट वाली वो अलग है, और ये सीपीआई केवल वो अलग है। सीपीआईएम अभी भी नेशनल पार्टी है, लेकिन सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसका नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, और ऐसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का भी जो नेशनल पार्टी का दर्जा है वो छीन लिया गया है। लेकिन खबर यहाँ पर यह भी आ रही है कि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, इसका भी यहाँ पर जो ये दर्जा है वो छीन लिया गया है। अगर एनसीपी का दर्जा छीन लिया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएंगी। वैसे अभी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है, इसके ऊपर अभी काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, काफ़ी आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश नहीं भी हुए हैं, तो अभी खैर आप इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं।
तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम लोग क्यों पढ़े आर्टिकल, ये आपको समझ में आ गया। तो इसलिए हमें आपको नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा पॉइंट, स्टेट पार्टी के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और कदम उठाया है कि देखो, लोक जनशक्ति जो पार्टी है, रामविलास पार्टी, इस पार्टी को बेसिकली यहाँ पर एक राज्य पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है नागालैंड के अंदर में। बाकी यूपी के अंदर में एक पार्टी हुआ करती थी आरएलडी करके, उसका जो राज्य पार्टी का जो दर्जा है, स्टेटस है, वो छीन लिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट पार्टी भी चर्चा में है। तो पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी के पीछे का रीजन क्या है, चर्चा के पीछे का रीजन क्या है, वो आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसके बारे में बताता है। जो हमारा इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है ना, ईसीआई, वही यहाँ पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया डिस्कस करता है, पूरा क्राइटेरिया लेकर चलता है कि ये क्राइटेरिया है, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, उस क्राइटेरिया के अंदर में अगर कोई पार्टी आ रही है तो वो नेशनल पार्टी होगी, और इस क्राइटेरिया में कोई आ रही है तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो वो सब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो क्राइटेरिया बताया है, वो सब इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत आपको देखने को मिलेगा। और बोला जाता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, सिचुएशन बदलती रहेगी। अगर यहाँ पर कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, वो इन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही होगी तो वो यहाँ पर इस दर्जे के काबिल रहने वाली है। और अगर यहाँ पर उसके पास में क्राइटेरिया में नहीं आ रही होगी तो उसका जो दर्जा है वो छीन लिया जाएगा। अब बात आते हैं क्राइटेरिया के ऊपर में, आखिरकार ये मापदंड, ये क्राइटेरिया होते क्या है। तो पहले हम समझेंगे नेशनल पार्टी के लिए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में, उसको नेशनल पार्टी बनना है, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बननी है, तो उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हैं। कितने क्राइटेरिया? 3 क्राइटेरिया। इन तीनों में से एक ना एक क्राइटेरिया को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉलो कर रही होगी, यानी कि इस क्राइटेरिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर आ रही होगी, इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया को पूरा कर रही होगी, तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। जैसे अभी आम आदमी पार्टी जो है ना, उन्होंने भी यहाँ पर इन तीनों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया को पूरा किया, उस वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया। अब आप समझते हैं ये 3 क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये 3 क्राइटेरिया को पूरा कर रही है तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। पहला क्राइटेरिया है, इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर वो 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में, ध्यान रखना 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी है, स्टेट पार्टी को उसको दर्जा मिला हुआ है, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, जैसा आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आज के समय में 4 राज्यों में आपको देखने को मिल जाती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, गोवा, दिल्ली और साथ ही साथ में पंजाब। अब आपको यहाँ पे इनकी पूरी पार्टी थोड़ी ना है। देखो, यहाँ पर एक बात ये भी बोली गई है कि ये जो राज्य होते हैं ना, इन स्टेट के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास में अगर 6% से ज्यादा वोट्स हैं, तब यहाँ पे वो नेशनल पार्टी बन सकती है। कहने का मतलब है कि अभी हमने पहला क्राइटेरिया डिस्कस किया कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी है, यानी कि उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, और 6% से ज्यादा वोट्स हैं चारों राज्यों में, या 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट्स होंगे, तभी यहाँ पर उसको क्या करा जाएगा, इस नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी के पास में आज के समय में चारों राज्यों में 6% से ज्यादा है। गोवा के अंदर 6.8% है, दिल्ली में 53.6% के आसपास वोट है, उसके बाद में गुजरात में 12.92%, ऐसे आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा। तो 6% से ज्यादा है। इस वजह से पहले क्राइटेरिया को आम आदमी पार्टी ने, कह सकते हो पूरी तरह से वो उसके अंदर में आ रहा है, वो क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि पहला तरीका तो यह है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तो वो राज्य स्तर पर पार्टी का दर्जे के लिए कह सकते हो लायक है, उसको दिया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, इफ इट्स कैंडिडेट पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस एंड हैज एटलीस्ट 4 MPs इन द लोकसभा पोल्स। अब ये मतलब क्या है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो 4 राज्यों से लोकसभा के अंदर में 6% के आसपास वोट्स गेन कर लेती है, या 4 राज्यों से वहाँ के असेंबली इलेक्शंस में 6% के आसपास वोट गेन कर लेती है, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के जो हैं लोकसभा के अंदर में 4 MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एटलीस्ट 4 MPs तो होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो अगेन वो पार्टी भी नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए लायक हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया बोलता है, इफ इट हैज वोन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, यानी कि कम से कम 3 राज्यों से, कम से कम जो 3 राज्यों से लोकसभा के अंदर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर लोकसभा में कम से कम 2% के आसपास सीट्स अगर कोई पार्टी गेन कर लेती है, यानी कि 3 राज्यों से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में 3% के आसपास सीट को गेन कर लेती है, 3% सीट उसके पास में आ जाती हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी नेशनल पार्टी वाली कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के समय पर पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी, बहुजन समाज, नेशनल पीपल्स पार्टी, CPIM हो गया, उसके बाद में आम आदमी पार्टी, ये हमारी नेशनल पार्टीज हैं करंट समय पर। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी ने पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में यहाँ पर कह सकते हो 4 राज्यों में इनकी स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है इन्हें, इस चक्कर में ये नेशनल पार्टी भी के लिए भी एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो ये तो बात थी नेशनल पार्टी को लेकर। अब बात आती है स्टेट पार्टी को लेकर। तो स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि राज्य की अगर कोई पार्टी बननी है तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है, उसके लिए भी कई सारे क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्राइटेरिया बोला गया है, एटलीस्ट 6% वोट शेयरिंग इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLA। ठीक है, जो हमारे राज्य सरकारों के जो असेंबली इलेक्शन हैं, तो जो लास्ट असेंबली इलेक्शन है, उस आखिरी असेंबली इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 6% का वोट मिला है उसे, और उसके 2 MLAs है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो स्टेट पार्टी बन सकती है। दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, हैज़ 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम द स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, यानी जिस राज्य की पॉलिटिकल पार्टी बनना है जिसको, उस राज्य से
6% के आसपास उसको वोट मिले हों लोकसभा इलेक्शंस में, है ना, जो राज्य के लोकसभा इलेक्शंस थे उस इलेक्शंस के अंदर में 6% के आसपास उसको वोट मिले हों उस पॉलिटिकल पार्टी को, और साथ ही साथ में उसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए, उस पॉलिटिकल पार्टी का एक व्यक्ति जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट का सदस्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको भी स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए। तीसरा क्राइटेरिया बोलता है एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आखिरी जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उस असेंबली इलेक्शंस में जितनी भी सीट हैं उसकी 3% सीटें उनके पास में है, या फिर 3 सीटें उनके पास में हैं, जो भी यहाँ पर ज़्यादा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर उनको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। फिर अगले पॉइंट में मेंशन किया जा रहा है, यानी अगला क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 25 मेंबर्स अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखो, जो हर एक स्टेट है ना उनकी कुछ ना कुछ सीट्स हैं लोकसभा के अंदर में। तो मान लो यहाँ पर कोई स्टेट है जिसकी सीटें हैं लोकसभा के अंदर में, और जितनी भी सीटें हैं उसका जो रेशियो है वो 1:25 का चलेगा, यानी कि हर 25 मेंबर पर कम से कम एक एमपी अगर है तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, सपोज यहाँ पर एक राज्य है जिसकी लोकसभा के अंदर में 50 सीट है, वैसे लोकसभा में टोटल आपको पता है 543 सीटें हैं। सपोज कोई राज्य जिसकी टोटल लोकसभा के अंदर में 50 सीटें हैं, ठीक है, कितनी है, 50 सीटें। अब 50 में से यहाँ पर हर, मैंने बोला ना 25 में से एक मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, तो यानी कि इन 50 सीटों में से 2 सीटें, खासकर 2 एमपीज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो रहे हैं तो वो उसको यहाँ पर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। फिर लास्ट यहाँ पे क्राइटेरिया बोलता है हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट। उस राज्य से जो असेंबली इलेक्शन है वहाँ पर उसको 8% के आसपास वोट्स मिले हों, ठीक है, या लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है, यानी कि वो जो राज्य है उसके जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें उसको 8% वोट मिले हों। तो अगर यहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो भी यहाँ पर उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये 5 क्राइटेरिया आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के देखने को मिल जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी फुलफिल होता है तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी दर्जा लेने के लिए यहाँ पर कह सकते हो काबिल रहेगी, और उसको यहाँ पर ये जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेट पार्टी को कैसे रिकग्नाइज किया जा सकता है, बाकी नेशनल पार्टी को कैसे रिकग्नाइज किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। सवाल ये आता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कई सारे राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिल जाती है, उनकी हम बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, जो स्टेट पार्टीज है, नेशनल पार्टीज, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखो, इनको यहाँ पर अपना सिंबल मिल जाएगा, है ना, इस पॉलिटिकल पार्टी को जैसे उसको राज्य के स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दर्जा मिलेगा या देश के लेवल पर यहाँ पर उसको दर्जा मिलेगा तो उसको एक सिंबल दिया जाएगा और उस सिंबल को रिजर्व कर दिया जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो सिंबल रिजर्व हो जाएगा, उसी सिंबल के बेसिस पर वहाँ पे वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जानी जाएगी, है ना। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर और क्या मेंशन किया जा रहा है, बोला यह जाता है कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं ना, जिनको यहाँ पे दर्जा मिलता है, उनको इलेक्टोरल रोल के जो 2 सेट्स हैं वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सवाल यह है कि इलेक्टोरल रोल के सेट्स ये होते क्या हैं, इसको समझते हैं। देखो, इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि मान लो कोई भी रिकग्नाइज पार्टी है जिसको यहाँ पर एक दर्जा मिला हुआ है, उसको 2 कॉपीज मिलती हैं इलेक्टोरल रोल की ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जिस एरिया में इलेक्शन चल रहा है उसकी उस पर्टिकुलर एरिया की 2 कॉपीज यहाँ पर उसको दी जाती हैं। उस कॉपी के अंदर में जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, यानी कि उस एरिया में कितने लोग यहाँ पर वोट देने के लिए लायक हैं, एलिजिबल हैं, उन सबका नेम होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है, डॉक्यूमेंट जो है माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2 सेट है इलेक्टोरल रूल्स के वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये दिए जाते हैं, ध्यान में रखना है आपको इन रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को, ये बेनिफिट मिल जाता है उनको। और इस बेनिफिट के साथ साथ एक और बेनिफिट मिलता है, वो क्या है कि जैसे यहाँ पर इनको दर्जा मिलता है ना, ये क्या कर सकते हैं, आकाशवाणी या जो दूरदर्शन है, जो हमारे सरकारी चैनल्स हैं, जो पब्लिक फंडेड चैनल्स हैं, जो पब्लिक के पैसे से चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, अपने जनरल इलेक्शंस के दौरान। फिर उसके बाद में एक और फायदा इनको मिलता है, क्या मिलता है, जो भी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होती है ना, ये अपने मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स को रख सकते हैं, ठीक है, 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टार कैंपेनर निकल कर जाएगा। जैसे कि हम लोग कांग्रेस की बात करें तो जैसे राहुल गांधी स्टार कैंपेनर की तरह निकलते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई अनरिकग्नाइज पार्टी है लेकिन वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको कोई दर्जा नहीं मिला है, ना ही वो स्टेट पार्टी है, ना ही वो यहाँ पर कह सकते हो कि नेशनल पार्टी है, लेकिन फिर भी अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो एक रजिस्टर्ड पार्टी है लेकिन उसको कोई दर्जा नहीं मिला है, तो उसको भी यहाँ पर कह सकते हो लगभग यहाँ पर 20 स्टार कैंपेनर्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। मतलब वो पार्टी भी अपने 20 स्टार कैंपेनर्स को मैक्सिमम नॉमिनेट कर सकती है, यानी वो स्टार कैंपेनर वो क्या करेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। आई होप गाइस आपको यहाँ पर पूरी नो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन इंडिया टू टेक एरिंग पुलिस ऑफिसर्स टू टास्क। देखिए, इंडिया में ना बहुत सारी कस्टोडियल डेथ होती है। कस्टोडियल डेथ आप समझते हो कि पुलिस किसी को पकड़ के लेके आती है थाने में, उसको मारती है, पीटती है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कस्टोडियल डेथ। इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ भी कहा जाता है और इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। अगर तमिलनाडु, यूपी, बिहार, यहाँ पे बहुत होती हैं। तमिलनाडु का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, 2016 से लेकर 2022 के बीच में तमिलनाडु में 478 कस्टोडियल डेथ हो चुकी हैं भैया, बहुत ज़्यादा है। और बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक किसी भी पुलिस के ऊपर एग्जैक्टली प्रॉपर केस नहीं हुआ है, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है, किसी की जॉब नहीं गई है, किसी को सजा नहीं हुई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है एंड दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 22 व्हिच इज राइट ऑफ द अक्यूज्ड दैट अलाउज पुलिस टू पेनिट्रेट द वायलेंस। मतलब ये समझ लीजिए कि भाई अगर पुलिस किसी को उठा लेती है, मतलब इस आर्टिकल के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई मुझे, पहली बार पता चला। आप ये समझ लीजिए कि पुलिस अगर इलीगल तरीके से किसी के घर में घुस जाती है, ठीक है, और किसी के घर में मान लो पुलिस को कुछ ड्रग्स मिल गई, तो पहली बात तो उस आदमी के घर से ड्रग्स मिली है तो ऑफकोर्स उसके खिलाफ तो केस होगा ही होगा। लेकिन पुलिस जो इलीगल तरीके से घुसी है विदाउट एनी वारंट, पुलिस के खिलाफ कोई केस नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस आदमी को बेल मिल जाएगी
लेकिन भाई इलीगल एक्ट तो पुलिस ने भी किया है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ऐसा इंडिया में प्रोविज़न बेसिकली है ही नहीं। जबकि अगर आप अमेरिका में चले जाओ, अगर अमेरिका में बिना वारंट के पुलिस आपके घर में आती है, तो आप पुलिस के ऊपर सिविल केस कर सकते हो, ठीक है? और आपके घर में चाहे कुछ भी मिले, आपके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात पुलिस बिना वारंट के आई है। तो पुलिस के बिना वारंट आने का मतलब क्या है? कि वो मैजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के आई है, सीधी-सी बात है। और तो इसका मतलब गवर्नमेंट की उसके ऊपर या जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर उसकी कोई नज़र है ही नहीं, और पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और खासकर जो शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात करें, तमिलनाडु की उन्होंने खास स्पेशल एग्जांपल दिया है। जितनी भी जुडिशियल डेथ हुई है, इसमें से मोस्टली जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। आज भी जो पुलिस कंप्लेंट वगैरह होती है, वहाँ पे आदमी के नाम के सामने अगर वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, तो उसके सामने केआर और आईआर लिखा जाता है। ये एक कास्ट इंडिकेट करता है। केआर मतलब फॉर, आईआर मतलब इरूलर। हालाँकि कोर्ट ने कहा है कि इलीगल एक्टिविटी है, बट आज भी पुलिस जो है इसका यूज़ करती है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भैया थाने में सीसीटीवी लगा दीजिए, इससे नहीं होगा, उसका भी लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया। तो पुलिस क्या करती है, थाने में लेके ही नहीं जाती, कहीं और लेके जाती है, उसको वहाँ पे मारपीट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस एट्रोसिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। ये मैंने इस टॉपिक सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रखा है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है। तो आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा गूगल वगैरह करें, कुछ 2-4 आर्टिकल पढ़ें, एक खुद का एक सेपरेट नोट्स भी बना सकते हो। और लेट्स होप के फ्यूचर में भी इस तरह का एडिटोरियल आए, आर्टिकल आए, तो हम लोग भी इसकी डिटेल में जाएँगे। आज तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर से इंट्रोडक्शन दिया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज़ अ व्यू है, उसके लिए काम कर रहे हो। खैर मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें। अम्बेडकर जी ने इंडिया में जो दलित अपलिफ्टमेंट की मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, उतना सक्सेसफुल नहीं मिला जितनी इनको उम्मीद थी। टाइम लगता है चीज़ों में, हज़ारों साल का डिस्क्रिमिनेशन है वो भैया 10, 20, 50 साल में तो जाएगा नहीं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट जो मॉडर्न लिबरल वैल्यूज़ हैं, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट है और जो डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हुआ है, इसकी वजह से हाँ, कुछ हद तक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है। पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कई तरह का अपलिफ्टमेंट होता है, पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिकल होता है और इनके साथ-साथ आता है आपका एजुकेशनल। क्योंकि एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होता है तो इकोनॉमिकल तो खुद ही हो जाता है और कुछ हद तक सोशल भी हो जाता है। कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशनली बहुत फॉरवर्ड हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत फॉरवर्ड हैं, उनके साथ फिर भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, कॉर्पोरेशंस में चले जाएँ, अभी भी होता है। उसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। येस, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ? रिजर्वेशन की वजह से। आप पंचायती राज में चले जाइए या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर चले जाइए, दलित रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे है। तो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ठीक-ठाक इंडिया में हुआ है, राइट? और कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट, अम्बेडकर जी का तो यही कहना था कि भैया कैपिटलिस्ट मूवमेंट आएगी, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज़ होगा, तो शायद जो दलित कम्युनिटी है उनका इकोनॉमिकल उत्थान होगा, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अम्बेडकर जी तो खैर सपोर्ट करते थे इस सिस्टम को, ठीक है? कि ज़्यादा जॉब्स आएँगी तो लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ जाएँगे, कास्ट बैरियर टूटेंगे, वो सारी-सारी चीज़ें करके, ठीक है? देयर इज़ अ लूमिंग फियर एज़ द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज़ बीन अग्रेसिव इन द अडॉप्टिंग नियो-लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी दैट ऑफन अंडरमाइन सोशल जस्टिस सेफगार्ड मेंट फॉर द इमेंसिपेशन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड। क्या कहता है? एक तरफ तो जो कैपिटलिस्टिक मूवमेंट है, ये अच्छा है, दलित अपलिफ्टमेंट के लिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, आपके अंदर टैलेंट है तो आपकी जॉब मिल जाती है आपको। सबका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल उत्थान होता है तो उसके अंदर दलित अपने आप ही अपलिफ्टेड हो जाते हैं। इसका दूसरी साइड भी है। जब हर जगह प्राइवेट सेक्टर हो जाता है, तो गवर्नमेंट एज़ अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है। क्योंकि सोशल जो आपको जस्टिस मिलना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं मिलता है। बिकॉज़ नाउ एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? और दोनों ही चीज़ें हम लोग देख भी रहे हैं। अ विज़न फॉर द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो वीकर सेक्शन होता है उसको अपलिफ्ट करना है। सोशल जस्टिस डज़ नॉट मीन इक्वालिटी, ठीक है? इट्स अ डिफरेंट। इक्वालिटी मीन्स ये होता है कि भई सबको बराबर का जो है ट्रीट करें। सोशल जस्टिस मीन्स जो कमज़ोर है, उसको अपलिफ्ट करें ताकि दोनों बराबर आ सकें। उसके बाद आप उनको अपॉर्च्युनिटी दीजिए, जिसके अंदर टैलेंट होगा, हार्ड वर्क करेगा, वो आगे चला जाएगा। ये मतलब होता है सोशल जस्टिस का। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर ट्रीट करो। भैया आप एक ऐसी सोसाइटी में सबको बराबर कैसे ट्रीट कर सकते हो जो सोसाइटी अनइक्वल है? तो you cannot treat unequals equal. You need to first make people equal, then you treat them equal. So first you need to uplift the backward section to a certain level, है ना? So that backward and forward can come on the same line. Then they can compete with each other. तो ये होता है सोशल जस्टिस। तो कॉलोनियल रूल जब इंडिया में आया, ब्रिटिश जब रूल इंडिया में आया, थोड़े मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आए, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से या फिर जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? उस समय मार्जिनल जो सेक्शन थे सोसाइटी में उनका थोड़ा अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया था बिकॉज़ कास्टिज़्म एंड ऑल दैट वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था ब्रिटिश टाइम में तो था, इंडियन सोसाइटी में तो था, लेकिन ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके अंदर ऐसा नहीं था। तो कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुई थी ब्रिटिश टाइम में और उसकी वजह से कुछ जो पढ़े-लिखे दलित लोग थे, डेफिनेटली उनको बेनिफिट हुआ। ये ऐसा अम्बेडकर जी ने भी ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है? और अम्बेडकर जी ने ये उम्मीद किया था कि भई जो जॉब रिज़र्वेशंस होती हैं और जो दलित रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ वगैरह के अंदर, लेटर ऑन जो है इसका बहुत बेनिफिट होगा और दलित कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल पावर आएगी। कुछ हद तक हुआ है डेफिनेटली बट उतना जितना उन्होंने उम्मीद किया था अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं हो पाया, ठीक है? उसके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल पब्लिक स्पेस हैं जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, कल्चर, आर्ट इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है? ये भी डेमोक्रेटाइज़ होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कास्टिज़्म काफ़ी हद तक होता है, ठीक है? इन मॉडर्न इंडिया इट वाज़ एक्सपेक्टेड दैट द पीपल वुड एन्जॉय द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर विदाउट मच फियर ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द हैरेसमेंट। मतलब इनका ये कहना है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मतलब जैसे दिल्ली का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप बेंगलुरु का एग्ज़ाम्पल लीजिए, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं। हर सेक्शन से यहाँ पे लोग आते हैं, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं।
हर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अम्बेडकर जी का ये कहना था कि कॉस्मोपॉलिटन जब कल्चर आएगा इंडिया में, तो उसके अंदर कास्ट उतना रिजिड नहीं रहेगा, जितना हिस्टोरिकली हुआ करता था। और यहाँ पे अम्बेडकर जी बहुत हद तक सही भी थे। अगर आप सिटीज़ में जाएँ तो वहाँ पे कास्ट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम सरफेस पे। हाँ, थोड़ा सरफेस का आप अंदर जाओगे तो ऑफ कोर्स होता है, लेकिन लोग ओपनली कास्टिज़्म को प्रैक्टिस नहीं करते हैं अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में तो ओपन कास्टिज़्म को प्रैक्टिस किया जाता है आज भी, अगर आप गाँव में चले जाओ देखने को मिलेगा। फिर बात आती है दलित असर्शन की। असर्शन मतलब दलित एज़ एन आइडेंटिटी, अपने आप को जो है दिखाना, अपनी आइडेंटिटी को। अब वो बढ़ा है इंडिया में, ठीक है? अफ़र्मेटिव जो एक्शंस पॉलिसीज़ जो ली गई हैं सरकार के द्वारा, तो ऑफ कोर्स उसमें जो दलित सेक्शन है वो एमर्ज हुआ है एज़ अ मिडल क्लास। अर्बन लाइफ़ खासकर जो शहरों में जो है अर्बन दलित्स को बेनिफिट हुआ है, उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा-सा इंप्रूव हुआ, तो वो सब चीज़ें डेफिनिटली हुई हैं। फिर पॉलिटिकल क्लास में जैसे बहुजन समाज पार्टी ने 1990s में कास्ट के बेसिस पे अपलिफ्टमेंट करने की बात की। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आई इंडिया में जिसमें बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, जिन्होंने दलित उत्थान की बात की। हालाँकि अभी बहुजन समाज पार्टी का उतना रेलेवेंस नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लेटर ऑन खुद बहुजन समाज पार्टी ने अपना मॉडल चेंज कर दिया और इन्होंने अपर कास्ट को भी इंक्लूड करना यहाँ पे शुरू कर दिया। और आज के टाइम में जिस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं, तो वहाँ पे तो दलित पूरा मूवमेंट एक लार्जर हिंदू जो कल्चर रिवाइवल हुआ है हिंदुत्व, उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टीज़ की जो मूवमेंट्स वगैरह थी, वो वीक होती नज़र आ रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। और रियलिटी तो यही है। और जैसे कि आप देखें दलित असर्शन की बात करें तो आजकल हर सिटी के अंदर आपको अम्बेडकर चौक मिल जाएगा। ये भी तो दलित असर्शन ही है। आप 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसे दलित फिगर को आप जो है सिटी के अंदर उसका स्टैच्यू लगाओगे। नो, यू कुड नॉट इवन इमेजिन। राइट? लेकिन आज ऐसा होता है और अम्बेडकर जयंती बहुत ज़ोरों-शोरों से मनाई जाती है, राइट? तो ये दलित असर्शन ही है, कहीं न कहीं एक्सेप्शन एक एक्सेप्ट किया है कम्युनिटी ने, खुद की आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट किया है और सबने भी किया है, राइट? तो आज एक दलित आदमी जो है उतनी शर्म महसूस नहीं करता अपने आप को दलित बताने से जितनी वो बहुत साल पहले किया करता था या कुछ साल पहले किया करता था। तो दलित असर्शन का एक्सेप्टेंस बढ़ा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और अर्बन एरियाज़ में खासकर, है ना? वो ऐसी रियलिटी है। तो लेकिन हालाँकि अम्बेडकर जी ने जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया। लेकिन येस, कुछ ना कुछ तो चीज़ें डेफ़िनिटली यहाँ पे हो ही रही हैं। तो जो हमारे जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, जुडिशरी, मीडिया, कल्चर वगैरह, यहाँ पे भी अभी थोड़ा-सा रिवाइवल करना ज़रूरी है। इट विल टेक सम टाइम, बस येस इट इज़ हैपनिंग, लेट्स होप थोड़ा कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए। एक यहाँ